देख रहे हैं पटना की हलचल में आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के 9वें दीक्षांत समारोह को। इस विषय में आप बोर्ड में कितना परसेंट का 80% से होता है। तो अब ये अपना पोस्टर शिक्षा है, आगे क्या करना है? गणित विषय है ये आगे इसमें शोध के लिए आगे प्रयास क्या नाम है? किस विषय में आप नर्सिंग में MS पीडियाट्रिक नर्सिंग। तो अभी कहीं कार्यरत मैं माता गुजरी मेडिकल कॉलेज में एज ए नर्सिंग। ये आपका परसेंटेज कितना रहा है? ये मेरा ओवरऑल 7%। विश्वविद्यालय पढ़ाई का क्या मैंने गोल्ड मेडल चाहिए, ऐसा कुछ सोच के तो पढ़ाई नहीं किया था, बस अच्छे से पढ़ाई किया। पढ़ाई अच्छी होगी तभी तो गोल्ड मिलेगी। आगे क्या करना है? जी आगे PhD करने का। PhD किसी विषय में? उसमें अभी सोचा नहीं हूँ, अभी सोच रही हूँ 3 साल बाद ही एक्चुअली MSc के बाद कर सकते हैं, इसलिए अभी एक साल ही हुआ है सोचेंगे। रत्नेश कुमार। किस विषय में? हेमेटोलॉजी। कितना परसेंट रहा? 92%। ये विषय जो है इसका क्या समाज में क्या इसका ये हमारे समाज में बहुत ही बड़ी एक हमारा कार्य रहेगा कि कैंसर पेशेंट को हम स्टेम सेल बोन मैरो ट्रांसप्लांट में हमारी कार्यता रहेगी, उनके सहभाग का हमारा रहेगा। हमारे जो चिकित्सक रहेंगे उनके गाइडलाइन में हम लोग बोन मैरो और स्टेम सेल का ट्रांसप्लांट होगा। उसमें ये चिकित्सक सहायक के रूप में इसका रोजगार है, एक टेक्निकल के वही सहायक उसके रूप में ये अपना स्नातकोत्तर की डिग्री है जी। और ये अब अभी आप कहीं कार्यरत हैं? जी हाँ। कितना परसेंट मार्क का? 92%। अभी इसमें जो सेवा का कार्य है ये आप कहीं सरकारी सेवा में जाकर करें कि अपने? नहीं, ये हम जब भी करेंगे तो सरकारी में ही जाकर पब्लिक का सेवा मेरा उद्देश्य है। लोगों का सेवा करना, ये डिग्री लेने का मेन उद्देश्य है कि लोगों को सेवा करना मेरा परम कर्तव्य है। हम लोग देखते हैं कि डिग्री हम ग्रामीण क्षेत्र में जा सकते हैं। जी नहीं, हम ग्रामीण क्षेत्र में नहीं करेंगे। जो भी करेंगे एक पब्लिक के मूवमेंट में जाकर करेंगे और पब्लिक के लिए करेंगे। आपकी शैक्षणिक उत्कृष्टता के कारण आपको श्री वेंकटेश्वर कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवक्ता पद की पेशकश की गई, जहां आपने 6 महीने तक पास किया। इसके बाद आपने सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण की। पहले प्रयास में आप 1990 में भारतीय पुलिस सेवा में चयनित थे, लेकिन अपनी बहन के प्रोत्साहन पर आपने पुनः प्रयास किया और 1991 में भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयनित थे तथा अपने बिहार कैडर में ज्वाइन किया। आपका प्रशासनिक कैरियर उल्लेखनीय और परिवर्तनकारी कार्यों से भरा पड़ा है, जिसमें प्रमुख इस प्रकार है। सन 2006 में बिहार राज्य पुल निर्माण निगम का पुनर्गठन, 2006 में बिहार राज्य पुल निर्माण निगम वालिया निगम को पुनर्गठित कर लाभकारी संस्था में बदल दिया है। यह जानकर आश्चर्य हुआ कि जहां निगम ने अपने पिछले 30 वर्षों में केवल 314 पुल बनाए, वहीं आपकी अवधि के अगले 3 वर्षों में कुल 336 पुलों का निर्माण करवाया है। साथ ही साथ निगम ने मुख्यमंत्री राहत कोष में 20 करोड़ रुपये के योगदान दिए गए। पुलों के बाद सड़क काटी जाती है, स्वाभाविक है सड़क के बिना पुल किस काम। अतः आपने 2005 से लेकर 2010 तक सड़क निर्माण में काफी योगदान दिया। इस बीच आपने 9,893 किलोमीटर सड़कों का निर्माण करवाया। इसमें प्रमुख रूप से ग्रामीण क्षेत्रों को आपस में जोड़ते हुए बिहार के आधारभूत संरचना में बड़ा योगदान रहा। श्री प्रत्यय
आपको दिल्ली की मानव उपाधि देते हुए आजमगढ़ ज्ञान विश्वविद्यालय परिवार बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा है। आपको बहुत बहुत बधाई। अधिवक्ता के रूप में पहचान आप मुख्य रूप से दीवानी मामलों में प्रैक्टिस करते थे और इलाहाबाद उच्च न्यायालय तथा उसके लखनऊ में संवैधानिक कानून, कारागार कानून और संबद्ध क्षेत्रों से जुड़े मामलों को संभालते थे। आप न्यायिक नियुक्ति से पहले ऑल इंडिया में माननीय पीयूष अग्रवाल महोदय आपको दिल्ली की मानव उपाधि देते हुए आजमगढ़ ज्ञान विश्वविद्यालय परिवार बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा है। विश्वविद्यालय की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। आप सबके सूचना मैं ये नहीं बताता चलूँ कि आजमगढ़ ज्ञान विश्वविद्यालय के लिए जो सौभाग्य है कि पहली दफा डीलिट की उपाधि यहाँ से प्रदान की जा रही है। विश्वविद्यालय की स्क्रूटनी कमेटी ने जिन दो लोगों का चयन किया है, आप सब परिवार का अवगत करें कि इनका जीवन हमारे लिए प्रेरणा। प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्री रॉबर्ट चौधरी जी, माननीय कुलपति AKU श्री शरद कुमार यादव जी, चेयरमैन यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन श्री गिरीश कुमार चौधरी जी, पटना की मेयर श्रीमती सीता साहू जी, पूर्व विधायक श्री शकील अहमद खान, रजिस्ट्रार AKU श्री निरंजन प्रसाद यादव जी, यहाँ इस हॉल पर उपस्थित आज के स्नातक गुरुजन, छात्र, AKU के और सभी देवी और सज्जन, आजमगढ़ ज्ञान विश्वविद्यालय के नवीन दीक्षांत समारोह के अवसर पर मेरा ये सुखद दायित्व है कि मैं उन स्नातकों को बधाई दूं जिन्होंने अपने कठिन परिश्रम और अनुशासित प्रयास से उपाधियां और विशिष्टता सूचक पदक प्राप्त किए हैं। मैं आपकी उपलब्धियों के लिए आपको हार्दिक बधाई और भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। मेरी कामना है कि चरित्र और मानस की वे शक्तियां जिनका आपने अपने अध्ययन काल में जिनके सहारे आप आगे बढ़े, वो आपके विशालतर जीवन जिसमें आज आप प्रवेश कर रहे हैं, बराबर आपको संबल प्रदान करती रहेंगी। दीक्षांत समारोह का अनुभव नए स्नातकों के माता पिता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हर छात्र की उपलब्धियों के पीछे उनके माता पिता का त्याग, प्रेरणा और प्रोत्साहन होता है। इन सभी गर्वित माता पिता को मेरी हार्दिक बधाई, जो अपने बच्चों की शानदार उपलब्धियों को देखने के लिए यहाँ इस हॉल में उपस्थित हैं। मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई है
कि उपाधि प्राप्त करने वाले शोधार्थियों एवं विद्यार्थियों में हमारी छात्राओं की भागीदारी निरंतर बढ़ रही है। इस वर्ष 62 स्वर्ण पदकों में से 47 पदक हमारी बेटियों ने प्राप्त किए। इस हेतु मैं उन्हें विशेष रूप से बधाई देता हूँ। महिला सशक्तिकरण हमारे लिए केवल नीतिगत विषय नहीं है, ये हमारी सांस्कृतिक आस्था का केंद्र है। भारतीय संस्कृति दुनिया में अकेली है जो व्यक्ति को उसकी पृष्ठभूमि, उसका रंग, उसकी जाति, उसका लिंग, उसकी भाषा, इस आधार पर उसका मूल्यांकन नहीं करता, बल्कि भारतीय दृष्टिकोण हर किसी के अंदर आत्मा के रूप में जो परमात्मा है, उस दिव्यता के धारक के रूप में हर किसी को भारतीय संस्कृति देखती है। इसलिए इस संस्कृति में पुरुष और स्त्री के बीच मतभेद का प्रश्न ही नहीं उठता। अगर हम कुछ ऐसा करते हैं तो हम अपने सांस्कृतिक आदर्शों और मूल्यों के विपरीत आचरण करते हैं। और कीजिए, दुनिया में हमसे पुराने लोकतंत्र हैं, लेकिन वहां महिलाओं को मत देने का अधिकार भी हासिल नहीं था। शताब्दी भी कहिए और दशक भी कहिए, संघर्ष करना पड़ा तब महिलाओं को मत का अधिकार मिला। 1947 में जब हम स्वतंत्र हुए, उस समय भारत की साक्षरता दर 17% से भी कम थी, लेकिन हमारी संविधान सभा ने देश की सरकारें चुनने के लिए इस महत्वपूर्ण अवसर पर मैं महात्मा गांधी के शब्दों को याद करना चाहता हूं, जिन्होंने छात्रों की एक सभा को संबोधित करते हुए कहा था, आप भविष्य की आशा हैं। जब आपको अपने कॉलेजों से छुट्टी दी जाएगी तो आपको इस देश के लोगों की हालत सुधारने के लिए सार्वजनिक जीवन में प्रवेश करने के लिए बुलाया जाएगा। मुझे विश्वास है कि राष्ट्रपिता की ये प्रेरणादायक शब्द आपको अपने दायित्व की चेतना से भर देंगे और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत बनाने के संकल्प को मूर्त रूप देने के लिए आप अपनी योग्यता और प्रतिभा का भरपूर प्रयोग करेंगे। विकसित भारत का अर्थ है अगले 25 वर्षों के भीतर अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता को सामाजिक समरसता तथा आर्थिक विकास और प्रगति में परिवर्तित करना। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि हमारे पास विश्वविद्यालय से प्रशिक्षित वैज्ञानिक, शिल्पी, इंजीनियर, कृषि शास्त्री प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हों। भारत को सही अर्थों में विकसित करने के लिए सामाजिक और आर्थिक कायापलट के लिए इन योग्य साधकों की उतनी ही आवश्यकता है जितनी भारत की सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए बहादुर सैनिकों को। लेकिन इसके साथ हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि अच्छा जीवन जीने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी की
फिर गति से प्राप्त परिसंपत्ति के अतिरिक्त कुछ अन्य योग्यता तथा गुण भी आवश्यक हैं, जो पुस्तकीय ज्ञान से नहीं बल्कि संस्कारों के माध्यम से आते हैं। और इसमें जिसको सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है वो आत्मनियंत्रण है, इंद्रिया निग्रह है, आत्म संयम है। हमारी परंपरा में कहा गया है, धर्मस्य विधये neko ये वे प्रोक्ता महर्षि भी स्वयं सम विज्ञानम आश्रिते दमस्तेषाम परायणम। अपने ज्ञान और अनुभव के आधार पर हमारे ऋषियों और मुनियों ने धर्म की अनेक व्याख्याएं की हैं, लेकिन एक बात पर उन सब के अंदर सहमति है कि सबसे बड़ा धर्म, श्रेष्ठतम धर्म दम है। दमस भी कहते हैं आत्मीय, अपनी इच्छाओं को खुला नहीं छोड़ा जा सकता। फिर उन्होंने कहा कि महिलाओं के अंदर ये करुणा भाव नैसर्गिक रूप से आता है, पुरुषों को इसके लिए सचेत प्रयास करने चाहिए। और वास्तव में अगर हम देखें तो यही एक चीज है जो मानव जाति को दूसरे जीवों से विशेषता प्रदान करती है। आहार निद्रा मैथुनम चा सामान्य पशु भी नराना धर्मो ही एको अधिको विशेषो धर्मे न हीना पशु भी समान। बाकी जितनी हमारी जरूरतें हैं वही जरूरतें जानवरों की भी। कौन सी चीज है जो हमें जानवरों की लाइन से अलग लेके आती है? वो है अपने धर्म, रिलीजन के हमने साइंस में इस्तेमाल किया है जो बिल्कुल गलत। धर्म अपने दायित्व को कहते हैं, अपने कर्तव्य को कहते हैं। धर्म उस संवेदना को कहते हैं जो दूसरे की पीड़ा के प्रति जाती है। धर्म, मैं एक जगह पढ़ रहा था, वहां तो कहा गया कि धर्म तो बुनियादी तौर पे करुणा और प्रज्ञा धर्म है। तो उसकी अपनी कोश में 18 परिभाषाएं दी हुई हैं, उसमें वो भी एक है। लेकिन यहाँ पे जिस सेंस में धर्म का प्रयोग है वो अपने दायित्व को, अपने कर्तव्य को अदा करना है। और ये करुणा का भाव कितना महत्वपूर्ण है, इसको भी हमारे यहाँ बड़ा सुंदर कहा गया है। एको रसा करुणा एवं निमित्ता भेदा। दुनिया में अगर कोई चीज है जो आपको वास्तव में आनंद, बाकी जितने आनंद है वो क्षणिक, लेकिन करुणा से उपजे हुए कार्य आपको वो आनंद देते हैं कि जो कभी आप बाद में भी उसके बारे में सोचते हैं तो आपका मन संतोष से भर जाता है। लेकिन ये गौर करने की बात है। आप यूनिवर्सिटी में आते हैं, हमारी परंपरा में उसे कहा गया तद्वितीय जन्म। आप जिस एटीट्यूड, जिन आदतों के साथ जो आप विश्वविद्यालय में आते हैं, अगर आप विश्वविद्यालय आकर आपका वो करुणा भाव जो आपके परिवार तक सीमित था, आपके मित्रों तक सीमित था, अगर उस करुणा भाव का विस्तार नहीं होता, अगर आप सबको समदृष्टि से नहीं देखने लगते, अयम निज परोवेति गणना लघु चेता सा उदार चरिता नाम रूप वसुदेव कुटुंबकम, तो फिर आपकी हमारे बहुत ही विद्वान लोगों ने कहा है कि फिर शिक्षा का पूरा असर हमने उसको स्वीकार नहीं किया या शिक्षा का पूरा हमारे ऊपर नहीं पड़ा। और इसीलिए कहा गया है कि आप चाहे जितनी शिक्षा प्राप्त कर लीजिए, विद्वान बन जाएंगे, लेकिन अगर उसके साथ आपके अगर व्यक्ति के अंदर संस्कारों की कमी है, अगर करुणा की कमी है, अगर संवेदनशीलता की कमी है, तो
ज्ञान जो आपको एक नई शक्ति देता है, आपका सशक्तिकरण करता है, उस नई शक्ति से आप के इसके ज्यादा संभावनाएं हैं कि आप इस शक्ति का दुरुपयोग करेंगे। और इसीलिए कहा गया साक्षरो विपरीतत्वे राक्षसो भवति ध्रुवम्। अगर ज्ञान की शक्ति के साथ संस्कार की से पैदा होने वाली मर्यादाओं का सम्मान नहीं है तो ऐसा व्यक्ति समाज के लिए और मानवता के लिए खतरा बन जाता है। जैसा मैंने पहले कहा, हमारी संस्कृति तो इसी सिद्धांत पर आधारित है कि हम इंसान के अंदर दिव्यता देखते हैं। तो जो आदमी को अपनी दिव्यता समझ में आ जाए और जिसको ये समझ में आ जाए कि हर किसी के अंदर वही दिव्यता मौजूद है, वो उस व्यक्ति से फिर ये अपेक्षा नहीं की जा सकती, ये नहीं सोचा जा सकता कि वो कभी भी किसी दूसरे के पैर पे अपना पैर रखने की का प्रयास करे। ये हमारे यहाँ बहुत सारी इस सिद्धांत को लेकर बहुत सारी घोषणाएं की गई हैं। उनको महावाक्य का वेदों से महाशय प्रेरणादायक भाषण के लिए बहुत बहुत आभार मानते हैं। अब महामहिम राज्यपाल साहब कुलाधिपति के व्यस्त कार्यक्रम को देखते हुए माननीय कुलाधिपति महोदय से मैं अनुरोध करता हूँ कि आगे की कार्रवाई के लिए माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किए जाने की कृपा करें। इस दीक्षांत समारोह में 63 छात्र छात्राओं को स्वर्ण पदक दिया गया। इसके बाद महामहिम राज्यपाल के उद्बोधन में महामहिम राज्यपाल ने छात्रों को प्रेरणा देते हुए प्राचीन भारत की गुरुकुल परंपरा का जिक्र किया। उन्होंने ऋषि गुरु और शिष्य संवाद का उल्लेख किया। इसमें शिष्य के द्वारा गुरु से जो प्रश्न पूछा गया था उसका उत्तर जो आकाशवाणी उत्तर मिला, उसमें 3 द का उच्चारण आया था, जिसे गुरु ने विश्लेषण करते हुए बताया कि 3 द का अर्थ है दम्भ, विकारों पर नियंत्रण, दान, योग्यता का सेवा के रूप में इस्तेमाल करना, और करुणा, समाज को करुणा से दृष्टि से देखना। और इससे समाज, हमारा देश धर्म भूमि कहा गया है। उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुम्बकम। अपने 15 मिनट के प्रेरक भाषण में महामहिम ने विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा की ओर प्रेरित और समाज सेवा की ओर प्रेरणा की बात कही। आनंद अमन पटना।